अच्छा अपन पढ़ कौन सा रहे? अजित सिंह राठौड़ की, ध्यान रख लीजिएगा। अजित सिंह राठौड़ को जन्माया अपन ने कहां पर? अरे ये जन्मा कहां पर है अजित सिंह राठौड़ तुम्हारे? कहां पे? कब्रिस्तान में? अरे कब्रिस्तान में क्यों जन्मेगा यार? हाँ अफगानिस्तान में। यो कौन है? अजीब नहीं लगता? तो एकदम कब्रिस्तान में ले जाके किसी बच्चे को जन्माओगे तो भाई पहले से पूछ का साया थोड़ी होता है, उस पर ध्यान रख लीजिएगा। हॉस्पिटल में यो कुछ समझ में भी आता है मुझे, ठीक है। अफगानिस्तान में भी कहां पर? जमरूद में। वहां से कहा जाता है कि आ रहे हैं, जोधपुर आने के लिए निकले हैं एक्चुअल में तो, लेकिन बीच में पता पड़ रहा है वो उस औरंगजेब को पता पड़ रहा है, और औरंगजेब वंशक्रम खत्म करना चाहता है, यानी पूरा खानदान ही खत्म करना चाहता है। वो जसवंत सिंह को जसवंत सिंह का खत्म करना चाहता है। जसवंत सिंह का खानदान खत्म करने के लिए जरूरी है अजित सिंह का मरना। किसका? और अजित सिंह को बचाने का जो ठेका ले रखा है वो आपके इस आदमी ने ठेका ले रखा है, दुर्गादास राठौड़ ने, ठीक है। ये तो फिक्स करके निकाला है अगर अजित सिंह मरा तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको 2-3 उपाधियां भी दी गई है अगर नाम वाली। अ से एक तो आपके अणबिंदिया मोती आपके स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। र से राठौड़ों का यूलिसियस भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी 2-3 उपाधियां है वो आपके इसी अजित सिंह को दी गई है। एक तो अणबिंदिया मोती है, एक मारवाड़ के राठौड़ों का यूलिसियस है। ये यूलिसियस वाली उपाधि है वो आपके जो दी है वो कर्नल जेम्स टॉड ने दी है। थोड़ी सी अगर इसके और बैकग्राउंड में जाए ये था कौन, तो ये एक जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का एक दरबारी है राव आस्करन, उसका बेटा दुर्गादास राठौड़, ध्यान रख लीजिएगा। राव आस्करन युद्ध में गया हुआ है और एक लड़की को उठा लाया, ध्यान रख लीजिएगा। वैधानिक पत्नी नहीं है, ठीक है, लूणावे गांव की रहने वाली है स्पेशली। तो कहा जाता है उस लड़की को उठा लाया, उसी का बेटा है, ठीक है। लेकिन बाद में कहा जाता है कि इन दोनों में जमीनी तो ऐसी कंडीशन में इसने उनको वापस निकाल दिया, और वापस निकाल दिया तो दरबारियों ने सोचा है कि इसको कहां पर दे देते। एक गांव इसको जागीर में दान में दे दिया। वो पहला गांव है लूणावा गांव। कौन सा गांव है? लूणावा का मतलब लूण का मतलब होता है नमक, कि भाई अब ये कहां पर जाएगी, इसका नमक खर्च अपन को दे देना चाहिए। नमक खर्च का मतलब आपके पानी का खर्च अपन को दे देना चाहिए। यूं करके लूणावा गांव इनको इनाम में दे दिया। ये लूणावा गांव वही है जहां पर लूण ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, ध्यान रख लीजिएगा, यानी नमक ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट आगे वहां पर रह रहा है, ये जोधपुर की सीमाओं में आ रहा है। जसवंत सिंह ने उस दुर्गादास राठौड़ को दान में दिया हुआ है। दुर्गादास राठौड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। लूणावे गांव में जागीर सिर्फ इतनी है, 2-4 खेत है, और इन्हीं 2-4 जो खेत है वहीं पर इनका भरण पोषण हो रहा है, वहीं पर फसल उग रही है, वहीं पर ये माँ बेटे दोनों खा रहे हैं। इसका मेन काम यही है कि उस फसल की रखवाली करना है। अगर फसल नष्ट होगी तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो मम्मी एक ही सपना पाल के रखी हुई है कि ये फसल हर हाल में नष्ट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इसको फसल का रक्षक नियुक्त किया गया। जसवंत सिंह को लगभग सबसे ज्यादा दूध जो पसंद था वो ऊंटनी का दूध पसंद था। रेगिस्तान में भैंसे हो नहीं सकती है, ऊंट ही रहेंगे, तो ऊंटनी का दूध है वो सबसे ज्यादा पसंद है, वो जसवंत सिंह को पसंद है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऊंटनी का दूध पीने के लिए उसने खुद ने ऊंटनियां पाली हुई है, और ऊंटनियां जब पाली हुई है तो उनके रखवाले पाले हुए, ठीक है। अब राजा की ऊंटनियां हैं तो स्वाभाविक है किसी के भी खेत में खाएगी, और किसी के भी खेत में खाएगी तो वो जो रक्षक है, जो ऊंटों के चरवाए, वो इतनी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, खाती रहेगी। कोई निकालता भी नहीं था उस समय कि अरे राजा साहब की ऊंटनी है, अगर निकाल देंगे तो बुरा मान जाएंगे, दंड दे देंगे। पहले खौफ बहुत ज्यादा था, और राजा का खौफ तो पूछो मत, इतना था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता ऊंटनियों को कोई निकाल नहीं जाता। वो ऊंटियां धीरे धीरे चरती हुई इसी के खेत में आ गई, दुर्गादास राठौड़ के खेत में। और रखवाली कर रहा है वो कौन कर रहा है? दुर्गादास राठौड़ कर रहा है। तो दुर्गादास राठौड़ ऊंटनियों को भगाने लगा। अब देखो, एक सिंपल सा अगर आदमी होता है, राजा की ऊंटनियां ये जानता है, तो बहुत तहजीब से भगाता है, हुड़ हुड़ करता है, जमीन पर लकड़ी मारता है, और ऊंटनियां आगे दौड़ती है। दुर्गादास राठौड़ के मन में ये कंसेप्ट नहीं है कि राजा की ऊंटनियां किसकी ऊंटनियां है। उसको पता कि अगर ये धन नहीं रहा, यानी अनाज नहीं रहा, तो मेरी माँ और मैं दोनों भूखे मर जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में ऊंटनियां उसके खेत में घुस गई है, और उसने अपने बड़ा आइडिया लिया। अपने बड़ा आइडिया सिंपल होता है, इतना बटा इस हाथ में पकड़ो, इतना बटा इस हाथ में पकड़ो, और दे मोड़े पर मारो ऊंटनी के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है मोड़े पर, आंख पर, जहां पर भी आए वहां पर मार रहा है। वो रखवाली है, वो देख लेता है, और रखवाली है वो देख लेता, आकर 2-4 कोड़े लगा देता है। वो इस दुर्गादास राठौड़ को लगा लेता है कि तू जानता है किसकी ये ऊंटनियां? वो कहता है जानता हूं, राजा की ऊंटनियां। तुझे चराने का दायित्व सौंपा गया, लेकिन सही तरीके से तू चरा नहीं रहा इनको, मैं तेरी राजा से ही शिकायत कर दूंगा।
ठीक है। वो जो आपके है स्पेशली सेवा या रखवाली है, वो जसवंत सिंह को अच्छी तरह से जानता है और वो पूरी कहानी जानता है करमेती बाई वाली। कौन सी बाई वाली? करमेती बाई वाली, ठीक है। और वो ये भी जानता है कि एक बहिरा नहीं मान रहा। किसको नहीं मान रहा? राजा जी को नहीं मान रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और घर पे अगर बहिरा नहीं मानता है तो आदमी की कोई वैल्यू बाहर रह नहीं जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो पूरा जानता है करमेती बाई ये द्वार बंद कर दिया था, जैसे तैसे रोते हाथ जोड़ते पड़ते गिरवाया खुलवाया है, वो नहीं खोला और फिर भी कहा तुम जाओ औरंगजेब पर आक्रमण करके आओ। तो रात में भाई साहब चले गए, औरंगजेब पर आक्रमण किया, औरंगजेब जाग गया तो वापस दौड़े, ठीक है। और फिर वापस कहा जाता है दिल्ली में गिफ्ट लेकर गए, औरंगजेब ने कहा जाओ जमरूद, तो वापस गए। ऐसे तो राजा है, ठीक है। और उनको अपन अगर अपनी भाषा में अपन कहे तो फोकड़िए राजा, जो भागते ही रहते हैं, बहिरी से भी भागते रहते हैं, दूसरे से भी भागते रहते हैं, ऐसे राजा यूं। तो कहा जा रहा है तू कौन से राजा की बात कर रहा है? मुझे डरा रहा है, ठीक है। तू उसी राजा की बात कर रहा है जो दौड़े डोडे में रहता है। मेहरानगढ़ का दुर्ग है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें रोज जो राजा का महल बना हुआ था वो संगमरमर से बना हुआ था। और संगमरमर जो पत्थर होता है वो कौन से कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? सफेद कलर का होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने कहा जाता है कि वही तू उसी राजा की बात कर रहा है जो दौड़े डोंडे में रहता है। अरे वो तो बहिरी का गुलाम है। किसका गुलाम है? बहिरी का गुलाम है, ठीक है। अरे उसकी तो खुद की नहीं चलती है, तू मुझे क्या डरा रहा है? और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आया, ध्यान रख लीजिएगा, कि भले ही बहिरी का भाई गुलाम है। अरे दुर्गादास राठौड़ क्यों ना? अजीत सिंह थोड़ा कर रहा था। दुर्गादास राठौड़ ऊँटनी की रखवाली नहीं कर रहा है, वो खेतों की रखवाली कर रहा है, ठीक है। और दुर्गादास वो रक्षक है, ऊँटनियों की रखवाली करने वाला चरवाहा होता है, रेबाड़ी होते हैं, उनको रखा जाता था। राजा का बेटा कोई रखवाली थोड़ी करेगा ऊँटनियों की रखवाली? यार कैसी बात करते हो? राजा का बेटा होकर भी अगर ऊँटनियों की रखवाली कर रहे तो राजा का बेटा किस काम का? ठीक है, नहीं कर सकता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है भाई। राजा का बेटा है और फिर क्यों? और दूसरी बात तो यह है कि राजा का बेटा अभी जन्मा ही नहीं है। अजीत सिंह को तो अपन ने जन्माना ही बाकी है। दुर्गादास राठौड़ की माँ? अरे यार तुम दूसरे की माँ दूसरे में क्यों डाल रही हो? फिर मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी मेरे वाला कौन सा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अक्सर पत्नियां कंफ्यूज होती रहती है ऐसी कामों में। तो नेक्स्ट तो कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ है वो सुन नहीं पाया कि भाई जैसा भी है अपना, भले ही बहिरी से डरता है लेकिन कम से कम अपना राजा तो है, उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और कहा जाता है कि उसने कुछ नहीं देखा, सीधी सीधी तलवार निकाली और उसको दो भागों में बांट दिया। पहले 6 फुट का एक आदमी था, 3-3 फुट के 2 आदमी बना दिए, ठीक है, रखवाड़े के। अब ये बात पता चली जसवंत सिंह राठौड़ को। किसको पता चली? जसवंत सिंह राठौड़ के ही दरबार में बाप बैठा हुआ है, वो दुर्गादास राठौड़ का बाप बैठा हुआ है। मैंने नाम क्या लिखवा है? आस्करण, ठीक है। आस्करण बहुत खार खाता है, वो इस दुर्गादास राठौड़ से खाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। साला टाइम पास करने के लिए लाया था उसको और दुर्गादास राठौड़ पनप पड़ा और ये हिस्सा मांग रहा है जमीन में। तो ये तो रहना ही नहीं चाहिए, जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, फालतू काम का ये लड़का यूं सोच रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उछल उछल के दरबार में कह रहा है इसको बुलाओ, ठीक है, जो लूणावे गांव में तुमने जागीर दी है वो मेरी जागीर है, इसको बुलाओ। मैंने तभी मना बोला था मेरी जागीर में से हिस्सा मत दो, लेकिन राजा जी तुम माने नहीं, ठीक है। और ये अपन को ही चैलेंज कर रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही रखवाले यानी तुम्हारा ही जो नौकर है उसको इसने काट के रख दिया, तो अपनी राज सत्ता को ये चैलेंज कर रहा है, इसको बुलाओ और मृत्यु दंड दे दो। तो आस्करण के कहने पर जसवंत सिंह दुर्गादास राठौड़ को दरबार में बुलाते हैं और दरबार में बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप तूने ऐसा क्यों किया? मेरा रखवाली था, ठीक है, कपड़े भी मेरे दरबार के पहन रखे थे, उसने मोहर लगा रखी थी वो भी मेरे दरबार की लगा रखी थी, उससे ही पता चलता है कि वो जोधपुर का खास आदमी है, और तूने उसको 2 भागों में कैसे बांट दिया? ये तो सीधी राज सत्ता को ही चुनौती हो गई, और राज सत्ता को चुनौती का होने का मतलब है मेरे से बैर लेना, तो तूने ऐसा क्यों किया? उसने एक सिंपल सा जवाब दिया कि मैं आपका नमक खा रहा हूं, लूणावे गांव में रहकर आपका खाना दिया हुआ खा रहा हूं, ठीक है, मेरे बाप को तो फिक्र भी नहीं है साला मैं कहां पर रह रहा हूं, ठीक है, वो हरामखोर पता नहीं कहां घूम रहा है ये भी मुझे पता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। हम दोनों में तो बनती भी नहीं है, लेकिन मैं आपका खा रहा हूं। और अगर आपको ही कोई कहे कि दौड़े ढूंढे महल का राजा, ये प्रश्न आएगा कभी न कभी बात कि ऐसे कौन से महल है जिसके लिए दौड़े ढूंढे के महल कहा जाता है या दौड़े ढूंढे के महल कहा जाता है। अपन कोई भी सफेद बना हुआ हो तो अपन उसको कहते हैं दौड़ा डोडा, ठीक है, सफेद पहाड़ी हो तो उसको अपन दौड़ा डोडा कहते हैं। तो वो सब
पहाड़ी पर बने हुए सफेद महल थे, इसलिए उसको धौड़ा ढूंढा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दौड़े ढूंढे के महल अगर आपके दरबारों को कोई कहेगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए मैंने उसको मार दिया, ठीक है। और ऐसा भविष्य में भी कोई भी आपकी बुराई करेगा तो मेरा बाप हो तो भी मैं उसको मार डालूंगा। एक बार मेरे बाप से भी आपकी बुराई करवा के देख लेना, उसके भी 2 टुकड़े कर दूंगा। जसवंत सिंह को ये जवाब अच्छा लगा और उसने कहा कि यार ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कभी न कभी मारवाड़ के डगमगाते कदमों की ये रक्षा करेगा, इसलिए इसको सम्मिलित करना चाहिए। और इस तरह से कहा जाता है उसी दिन से उसको मारवाड़ राज दरबार में आश्रय दे दिया, ठीक है। आस्करण था, वो मारवाड़ राज दरबार ही छोड़कर चला गया, लेकिन फिर भी दुर्गादास राठौड़ को उन्होंने रखा और उससे एक वचन लिया कि जब कभी भी मारवाड़ पर संकट आएगा तो तू वचन दे कि हमेशा तू मारवाड़ की रक्षा करेगा। अब मारवाड़ राज दरबार में उपस्थित हुआ वो दुर्गादास राठौड़ हुआ है और वो वहीं पर रह रहा है। कहां पर रह रहा है? आपके जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर को संभालने का सारा उत्तरदायित्व है वो आपके इसी दुर्गादास राठौड़ को, ध्यान रख लीजिएगा। उधर से जसवंत सिंह चले गए, वो कहां पर चले गए? जमरूद। कहां पर चले गए? जमरूद। और वहीं पर बाद में उत्पन्न होता है, उनकी मृत्यु होती है जमरूद में, और बाद में उत्पन्न होता है, वो कौन उत्पन्न होता है? अजीत सिंह। और पहले ही जसवंत सिंह ने उससे हेल्प ली थी, यानी वचन लिया था, इसलिए अजीत सिंह की सुरक्षा का दायित्व है वो किसका है भाई? आपके दुर्गादास राठौड़ को। तो कहा जाता है कि दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली से बचाकर अजीत सिंह को लाता है, वो यहाँ पर मेवाड़ में लाता है, राजसमंद में लाने के बाद इसको सिरोही ले जाता है। सिरोही में मंदिर कौन सा बताया मैंने? कालिंद्री माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? कालिंद्री माता का मंदिर। और वहां पर गुम नाम रख देता है, ठीक है। एक ब्राह्मण उसका पालन पोषण करता है, उसका नाम जयदेव पुष्करणा। कौन सा ब्राह्मण है? जयदेव पुष्करणा। और एक बॉडीगार्ड को रख देते हैं ताकि कोई भी पास में आए तो उसके पहले मार ही देना, 2-3 टुकड़े तो उसके कर ही देने। नाम कौन सा था? मुकुंदास खिंची, ठीक है। अभी से रेगुलर आपके दुर्गादास राठौड़ ये कोशिश कर रहा है अजीत सिंह बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो औरंगजेब को पता लगेगा। किसको पता लगेगा? औरंगजेब को। और औरंगजेब को जैसे ही पता लगेगा तो औरंगजेब इसको मारने के लिए लोग भेजेगा। औरंगजेब जब इसको मारने के लिए लोग भेजेगा तो अपन उसको बचा नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब नहीं बचा पाएंगे तो स्वाभाविक है अपन को अभी से ही कोशिश करनी पड़ेगी कि औरंगजेब का प्लान फेल हो जाए। अब फेल कैसे होगा? तो वो सोच रहा है कि देखो, सबसे ज्यादा अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसके घर में फूट डालनी चाहिए। घर में उसका भाई होता है, बेटा होता है, पत्नी होती है, उनमें आपस में फूट डाल दो, उनको बहुत भीषण तरीके से लड़ाओ, ठीक है। उनको जैसे ही लड़ाओगे तो उनकी बुद्धि काम करना ही बंद कर देगी और वो ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके कोई नुकसान करने से वो बर्बाद नहीं होंगे, फिक्स है। तो दुनिया में अगर किसी को भी बर्बाद करना है तो उसके घर में फूट डालो और उसको लड़ाओ, और भयंकर तरीके से लड़ाओ, ठीक है। रोज की उसकी पत्नी है उसको चढ़ाओ उसके खिलाफ, ध्यान रख लीजिएगा। रोज का वो माथा खाएगी तो आदमी अपने आप बर्बाद हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ स्ट्रेटजी बना रहा है। वो कह रहा है कि यार मुझे औरंगजेब को बर्बाद करना है, और औरंगजेब को बर्बाद करना है तो इसके लिए मैं उसके घर में फूट डालूंगा। औरंगजेब की बीवियों की चलती नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा भी है और उसका नाम है अकबर द्वितीय। कौन सा नाम है? मतलब अकबर सेकंड। पहला जो अकबर हुआ वो जोधाबाई बड़ा हुआ है, सेकंड अकबर फिर नाम रखेंगे तो उसको कहा जाएगा अकबर सेकंड। क्या कहा जाएगा? अकबर सेकंड कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है दिल्ली में रह रहा है, औरंगजेब है, औरंगजेब का बेटा अकबर सेकंड है। दुर्गादास यहाँ से वेश बदलता है और वेश बदलकर मिलने जाता है, वो दिल्ली मिलने जाता है। कहां पर? दिल्ली, ठीक है। अकबर सेकंड से मिलता है, जैसे ही मिलता है तो पहले तो अच्छी सी बॉडी लैंग्वेज स्पेशली बनाता है, अरे तुम तो शहंशाह हो, तुम्हारे मस्तक पर तो मुझे राजा के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक तुम राजा बन नहीं पाओगे। विद्रोह करना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर तुम विद्रोह कर दोगे तो तुम राजा बन जाओगे, मुझे तुम्हारे माथे पर भविष्य की रेखाएं बता रही है यही हो। और जैसे ही ये कहता है तो अकबर को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वो कहता है कि मेरे पास सेना नहीं है। दुर्गादास कहता कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सेना लाने का काम करूंगा वो मैं करूंगा। कौन करेगा भैया? आपके दुर्गादास राठौड़। राजस्थान में पूरी सेना एक ही के पास है। किसके पास है? मेवाड़ के राजा के पास। मेवाड़ के राजा का नाम कौन सा है? अमर सिंह। कौन सा नाम है? अमर सिंह। मैं उससे समझौता करूंगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर वो आता है समझौता करने के लिए, और समझौता करता है वही समझौता जो पहले पढ़ाया हुआ मैंने। कौन सा समझौता भी? देवबारी समझौता है। अमर सिंह है, अजीत सिंह है और
सवाई जय सिंह है। अजीत सिंह इसलिए आता है कि मारवाड़ का जो नेक्स्ट राजा बनने वाला वो अजीत सिंह बनने वाला, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला वो दुर्गादास राठौड़ करने वाला। कौन सा करने वाला? दुर्गादास राठौड़। ठीक है। सवाई अमर सिंह कहता है मुझे फायदा क्या होगा, तो उस समय कहता है तुम्हारी एक लंगड़ी छोरी है जिसका नाम चंद्रपुरी है, उसका विवाह मैं कर लूंगा, और उससे कोई विवाह अभी तक कर नहीं रहा है, तुम मुझे सेना दे दो। और इस तरह से कहा जाता है देबारी समझौता कंप्लीटली हो जाता है। ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, औरंगजेब का बेटा हम बुला कर लाए हैं, नाम क्या था? अकबर सेकेंड। ध्यान रख लीजिएगा। दुर्गादास राठौड़ की देखो स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। वो जानता है कि अजीत सिंह जैसे ही बड़ा होगा तो औरंगजेब आक्रमण करेगा। औरंगजेब आक्रमण करेगा तो हो सकता है इसको किडनैप कर ले। किसको किडनैप कर ले? अजीत सिंह को। तब अपन यहां पर किडनैप करेंगे। किसको किडनैप करेंगे? अकबर द्वितीय को किडनैप करेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अकबर द्वितीय को किडनैप करेंगे तो उसको भी कहेंगे कि अगर तूने उधर से मुंडी उठाई तो हम इधर से भी क्या करेंगे भाई, आपके मुंडी हटाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए अकबर द्वितीय को वहां से यहां पर लाता है। दुर्गादास को फिर शक होता है थोड़ा थोड़ा कि बाई चांस हमला करेगा औरंगजेब, और अगर वो अजीत सिंह को भी ले जाए और अकबर द्वितीय भी उसके पक्ष में हो जाए, बाई चांस ऐसा भी हो जाए, तो अपने पास ऑप्शन क्या होगा। तो वो फिर थर्ड ऑप्शन और क्रिएट करता है, और वो ये क्रिएट करता है अकबर द्वितीय को भी कहता है, समझाता है कि देखो तुम्हारे पापा बहुत क्रूर है, जब तुम जानोगे या जब उन्हें पता लगेगा कि अकबर द्वितीय मतलब मेरे बेटे ने मुझ पर ही हमला कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुम्हें या तो मार डालेंगे या फिर तुम्हारे बच्चे और बच्चियां जो भी है, जिसमें से एक का नाम तो बुलंद अख्तर है और दूसरे का नाम सफीयुत्तुन्नुसा है, मैंने दोनों लिखवाए। ठीक है, उनको किडनैप करेंगे और तुम्हें धमकी देंगे। तो एक काम करो, उन दोनों को भी तुम यहां पर बुला लो। कहां पर बुला लो भाई? आपके नाडोल पाली में बुला लो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन यहीं पर नाडोल पाली में उनको सेफ रखेंगे ताकि तुम्हारे पापा कभी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। तो कहा जाता है अकबर द्वितीय से उसके दो बच्चों को भी बुलवा लिया यहाँ पर, जिसमें से एक का नाम था बुलंद अख्तर। कौन सा नाम है? बुलंद अख्तर। और एक का नाम कौन सा भी आपके? सफीयतुन्निसा। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। अब सबसे पहले टेंशन होती है वो इनको सिखाने की टेंशन होती है। ध्यान रख लीजिएगा, मतलब इनको एजुकेशन देना है। तो एजुकेशन देने के लिए अपने यहाँ पर एक टीचर बुलाया और उसका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन सा नाम है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक शिक्षक था, उर्दू बहुत अच्छी जानता था, उसको नियुक्त किया और पाली में उनकी शिक्षा का व्यवस्था किया, मतलब पाली में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया है। दुर्गादास की पूरी एक ही मॉनिटरिंग है कि अगर बाई चांस औरंगजेब हमला करे और अजीत सिंह को यहाँ से ले जाए तो उस समय अपन मांडवली कर पाए, मतलब हाटापाटी कर पाए कि या तो हम अकबर को देते हैं तो अजीत सिंह को हमें दे, या फिर अपन ये कह पाए कि बुलंद अख्तर और सफीयतुन्निसा को हम देते हैं तो हमें वापस किसको दे दे भाई? आपके अजीत सिंह को दे दे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अकबर जी यहाँ पर आया, पूरी सेना इसने उपलब्ध करवाई औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए, और कहा जाता है नाडोल पाली में इस अकबर द्वितीय को बादशाह घोषित किया। क्या घोषित किया? बादशाह। पहला ऐसा मुगल शहजादा जो राजस्थान में बादशाह घोषित हुआ है वो आपका अकबर द्वितीय। कौन सा? और किसका बेटा ये? औरंगजेब का बेटा। किसका बेटा? औरंगजेब का। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा शहजादा था जिसने स्वयं को नाडोल पाली में बादशाह घोषित किया था? तो ये यही अकबर द्वितीय है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि अकबर द्वितीय ने नाडोल में खुद को बादशाह घोषित किया, पूरी सेना ली और कहा कि मैं औरंगजेब के खिलाफ नेक्स्ट 5 जून से हमला करूंगा। औरंगजेब को यह बात पता लगी कि यार अकबर द्वितीय ने विरोध कर दिया है और वो हमला करने वाला है, उसका हमला शांत करवाना होगा। ठीक है, तो उसने अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था इनायत खान। कौन सा नाम था? इनायत खान। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इनायत खान यहाँ पर पाली में आक्रमण करने आया। औरंगजेब चालाक, बहुत ज्यादा चालाक था। बहुत ज्यादा चालाक का मतलब दुनिया में 2 शासक बहुत ज्यादा चालाक हुए, उसमें से एक हुआ गणानंद, नंद वंश का था, हालत खराब कर दे इतना चालाक था, जबकि वो वैद था, कोई ऐसा राजवंशी शासक नहीं था, लेकिन खतरनाक चालाक था। उसका माइंड जितना चलता था उतना किसी का नहीं चलता था। ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा माइंड चलता था तो उसका नाम औरंगजेब है। बहुत क्रूर था लेकिन चालाक बहुत ज्यादा था। उसने इनायत खान को यहां पर भेजा और इनायत खान को भेजा और कहा जाता है एक चिट्ठी दी और उसको सीधा सीधा सा ये कहा तुम एक काम करना, सिर्फ चिट्ठी है वो आपके अजीत सिंह के कमरे के पास डाल देना, बाकी कुछ नहीं करना है। और उस चिट्ठी में 2 लाइनें लिखी थी, ध्यान रख लीजिएगा। शाबाश बेटा अकबर, तूने बहुत अच्छा काम किया, कल का सुबह में युद्ध होने वाला है,
तुम पीछे रहना और अजीत सिंह को आगे कर देना, मैं अजीत सिंह को मार डालूंगा और इस तरह से जोधपुर का राज्य है वो हमारा इस्लामिक राज्य बन जाएगा। अजीत सिंह जो था वो बचपन से ही ऐसे राजवंश में पला बड़ा नहीं था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक सामान्य लड़के की तरफ पला बड़ा था, एक ब्राह्मण के घर पे पला बड़ा था, लगभग कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसमें तार्किक बुद्धि थी ही नहीं। जो भी ये ऐसी महाभारत की ज्यादा कहानी सुन लेगा या रामायण की ज्यादा कहानी सुन लेगा या भूत प्रेतों की ज्यादा कहानी सुन लेगा, उसमें तार्किक बुद्धि नहीं आएगी, ठीक है। जादू वाली कहानी ज्यादा सुन लेगा, उसमें तार्किक बुद्धि ज्यादा आएगी नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। वो अक्सर यही सोचते थे कि भूत होते हैं, जादू होता है, अचानक इंसान बड़ा बनता है, ऐसी बुद्धि थी उसमें। तो इसलिए वो हर किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेता था। अब जैसे ही वहां पर फेंका है कागज, वो किसने फेंका? औरंगजेब के दरबारी इनायत खान ने, ठीक है। मिला किसको? अजीत सिंह को। और उस कागज में लिखा बंदी किसको बनाना है? अजीत सिंह को। अजीत सिंह ने तुरंत विश्वास कर लिया, इसीलिए उसको कान का कच्चा राजा कहते हैं। कौन सा राजा कहते हैं? कान का कच्चा, ठीक है। मतलब कुछ भी सुने और तुरंत विश्वास कर ले, वो कान का कच्चा राजा कहलाता है। अच्छा, ये सारी प्लानिंग बनाई किसने? अरे इससे भी पहले ये युद्ध की, अकबर राजा बनेगा, नेक्स्ट आगे राजा अपन आक्रमण करेंगे, ये सारी प्लानिंग किसने बनाई है? दुर्गादास राठौड़ ने। तो उसने सोचा कि औरंगजेब से मिला हुआ है वो दुर्गादास राठौड़ मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह ने रात को उसको उठाया, 2-4 चपेड़े मार ही दिए दुर्गादास राठौड़ को, जबकि दुर्गादास राठौड़ बहुत बड़ा है उससे, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि साले तूने मेरे साथ धोखा किया, मेरे बाप का नमक खाया और अब मुझे ही मारने चला, ठीक है। और ऐसा करके अजीत सिंह था वो जोधपुर की तरफ रवाना हो गया। किसकी तरफ रवाना हो गया? अपने सारे सैनिक थे उनको भेज दिया कि तुमको कोई नहीं लड़ना, चलो मेरे साथ में। थोड़े बहुत थे उनको, ठीक है। अमर सिंह के जो भी सैनिक दिए थे उनको भी इसने वापस लौटा दिया। बच केवल 2 लोग ही गए, एक तो अकबर गया, बच गया, और एक बच गया वो दुर्गादास राठौड़ बच गया कुछ सेना के साथ में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ ने बहुत अजीत सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीत सिंह नहीं माना, और परिणाम ये हुआ कि सुबह तक होते होते उनके पास सेना ही नहीं बची। ना तो दुर्गादास राठौड़ के पास बची, ना ही किसके पास बची भाई आपके? अकबर द्वितीय के पास बची। अकबर द्वितीय को पता लग गया कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये औरंगजेब मुझे मार डालेगा, फांसी दे देगा, ठीक है। पहले जमाने में राजाओं को अपने बेटों से इतना लगाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी कितना होते हैं, उस समय कितना होते थे? अरे 100 पूरे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे राजा अपने बेटों का कई सारे नाम जानते भी नहीं थे, ठीक है, कि कौन सा बेटा है तू, कोई पता नहीं था। रानी का नाम नहीं जानते थे वो। 100, 200, 500 रानियां होती है तो कौन सी है वो कैसे जाने, ध्यान रख लीजिएगा। जानते ही नहीं थे ये राजा इतना नाम, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनको विशेष लगाव नहीं रहता था। तो कहा जाता कि यहाँ से अकबर द्वितीय को भागना पड़ा। अकबर द्वितीय को भागना पड़ा तो अकबर द्वितीय यहाँ से भाग गया, अजीत सिंह इधर से भाग गया, ठीक है। दुर्गादास बेचारा अकेला रह गया पाली में, और उधर से कहा जाता है इनायत खान है वो पकड़ने के लिए दौड़ा, वो अकबर द्वितीय को पकड़ने के लिए दौड़ा है। और इस बीच कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ को थक हार कर संधि करनी पड़ी, औरंगजेब से संधि करनी पड़ी। औरंगजेब ने एक ही कहा, तेरे वैसे तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन तुझे दंड क्या दूं, बस इतना कर दे कि वो 2 मुझे ब्लैकमेल करने के लिए 2 बच्चे मेरे तेरे पास है। कौन कौन से? बुलंद अख्तर और सफीयतुन्निसा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके बच्चे? अकबर के। वो मुझे लौटा दे। तो कहा जाता है कि दुर्गादास ने हामी भरी और इन दोनों को लौटा दिया, ठीक है। उसने अजीत सिंह को वापस मनाने का प्रयास किया, लेकिन अजीत सिंह ने कहा चौपटा, ठीक है, नमक हराम, तू फालतू काम का यहाँ पर मुझे मरवाने के लिए आया, मैं अब से तेरे साथ नहीं रहूंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तू मेरे राज्य से भी निकल जा। दुर्गादास ने कहा तेरे पास है कौन सा राज्य? उसने कहा पाली भी मेरे अधीन ही पड़ता है, तू वहां से भी निकल जा, जहां जाए वहां पर जा, लेकिन तू यहाँ पर मत रहे। तो कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ है वो मेवाड़ में आया। कहां पर आया भाई आपके? मेवाड़ में आया। और जैसे ही कहा जाता है कि मेवाड़ में आया, तो इसके बाद में कहा जाता है कि मेवाड़ का राजा अमर सिंह द्वितीय, उसने उसको रामपुरा की जागीर दी। कौन सी जागीर दी? रामपुरा की जागीर दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि दुर्गादास का मन गवाही नहीं दिया, जोधपुर से उसको निकाल दिया था। वो सबसे बड़ा संरक्षक था, सबसे बड़ा जोधपुर को बचाने वाला था, और उसको ऐसे गालियां देकर निकाला था, तो उसका मन गवाही नहीं दिया। और जैसे ही मन गवाही नहीं दी तो उसने सोचा कि यार अपमान, इतना मेरा अपमान हुआ और मैं यहाँ पर अगर रहूं तो वो अलग लगेगा। दूसरा क्या कहा, जो अजीत सिंह है उसने सारी गालियां दी है, वो तब दी है जो सेना सुन रही है। सेना कौन सी सुन रही है?
मेवाड़ वाली सेना, ठीक है। और अब उसको प्रधान बनाया, वो मेवाड़ की सेना का ही बनाया, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो इतनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो कहा जाता उज्जैन चला गया। यहाँ से कहां पर चला गया? उज्जैन चला गया, ध्यान रख लीजिएगा। अरे सॉरी, जो अमर सिंह ने जागीर दी थी उसको वो केलवा की जागीर दी थी, एक ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी जागीर दी थी? केलवा की जागीर दी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वहां पर आपके गया, उज्जैन गया। उज्जैन में मांडू नामक एक गांव शहर और था, वहां का राजा था मोहम्मद शाह। उसने कहा जाता है कि इनको एक रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी, ठीक है। और वहीं पर शिप्रा नदी के किनारे बैठकर तपस्या करता, साधु संत बन गया, और लास्ट में कहा जाता है कि वहीं पर मर गया। कौन मर गया भाई? आपके दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ राजस्थान में नहीं मरा, बल्कि मरा जाकर उज्जैन में। कहां पर मरा? उज्जैन में। इसीलिए उसकी समाधि बनी हुई है, वो उज्जैन में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? उज्जैन में बनी हुई है, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। एक तो उसकी उपाधियां याद रखनी है। उपाधियां कौन कौन सी बताई? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। कौन सी? अणबिंदिया मोती, ठीक है। और राठौड़ों का यूलिसियस। कौन सी? राठौड़ का यूलिसियस, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 उपाधियां इसकी मेन है आपके, ये दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां, ये दोनों याद रखनी है। और यूलिसियस है वो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। यूलिसियस का मतलब सबसे अप्रतिम योद्धा, अलग ही लेवल का आदमी, ठीक है। वो कहता है घोड़े से कभी नीचे नहीं उतरा था, बल्कि युद्ध ही करता रहा था, हमेशा प्लानिंग ही बनाता रहता था, घोड़े पर ही बैठे बैठे बाटी सेकता था और खा लेता था। उसने ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बाटी दाल में मत के खाई हो आपकी तरह बैठ के, ठीक है। बस बाटी यूं ली और खा के और फिर चल पड़ता था, टाइम ही नहीं था उसके पास में, बिना टाइम का आदमी था वो आपके दुर्गादास राठौड़ था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहले पहले जो गांव जागीर में लिखा है वो नमक खर्च के लिए मिला है। कौन सा था? लूणावा, ठीक है। सेकंड मिला है वो केलवा मिला है। कौन सा मिला? केलवा, ध्यान रख लीजिएगा, अजीत सिंह का प्रबंध करने के लिए वगैरह। और फिर रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी है। कौन कौन सी? रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 जागीरें लकवा नाम वाली है। अगर रामपुरा बीच में छोड़ दो, लूणावा है, केलवा है और विजयपुरा है, ये 3 जागीरें उसको क्रमशः दी गई है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी समाधि कहां पर है? छतरी उज्जैन में, ठीक है। तो ये किसके बारे में याद रखना है आपको? दुर्गादास राठौड़, इंपॉर्टेंट है। अब इधर से चला गया वो अजीत सिंह चला गया। कौन चला गया? अजीत सिंह। अजीत सिंह के पास अभी भी राज्य नहीं है, ठीक है। उधर से कहा जाता है कि आपके मोहम्मद शाह, रंगीला वगैरह सारे मर गए। और नेक्स्ट शासक बना है वो आपके फर्रुखशियर शासक बना है। नाम कौन सा? फर्रुखशियर, ठीक है, आपके स्पेशली दिल्ली में। औरंगजेब भी मर गया, अपना अजीत सिंह अभी भी भटक रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक नया शासक बना है जिसका नाम है फर्रुखशियर। नाम कौन सा है? फर्रुखशियर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अजीत सिंह को लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए और अब अपन को राज्य लेना ही चाहिए। और मुगलों ने एक आसान ऑप्शन बना रखा था किसी को भी राज्य देने का। आसान ऑप्शन क्या था? क्या? संधि कर लो, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लो। अधीनता का एक ही उन्होंने ऑप्शन रखा था। ऑप्शन क्या था? शादी करवा लो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अजीत सिंह ने देखा कि भाई अपनी कोई बेटी वगैरह आई है, कब तक नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि उसकी एक बेटी है, यूं सारे दरबारियों ने कहा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था इंद्रकुवरी। कौन सा नाम था? इंद्रकुवरी। और इंद्रकुवरी की शादी ले जाकर करवा दी फर्रुखशियर से करवा दी। किससे करवा दी? फर्रुखशियर से करवा दी, ठीक है। जैसे ही इंद्रकुवरी से फर्रुखशियर की शादी हो गई, फर्रुखशियर ने कह दिया तुझे राज्य दिया। कौन सा? मारवाड़ या फिर जोधपुर का राज्य दिया। अब कहा जाता है कि उधर से राज्य अजीत सिंह को मिल गया। वो कौन सा मिल गया? मारवाड़ या जोधपुर का राज्य मिल गया। नेक्स्ट आगे सारे यहाँ वाले लोग हैं जो मारवाड़ या जोधपुर वाले लोग हैं, अब इसकी तुलना करने लगे अजीत सिंह की, वो पहले वाला राजा की तरह करने लगे। मारवाड़ का पहले वाला राजा कौन सा है जिसने शादी करवाई है? उदय सिंह। और उस उदय सिंह को कौन सा उदय सिंह कहते हैं? मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा उदय सिंह कहते हैं? मोटा राजा उदय सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है इसको मोटा राजा उदय सिंह कहने लगे। दूसरा कहने लगे अपनी बेटी बेच आया और राज्य लिया, यूं कहने लगे, ठीक है। तरह तरह का अपमान करने लगे। ये अपमान सहन नहीं हुआ। किससे सहन नहीं हुआ? अजीत सिंह के से सहन नहीं हुआ, ठीक है। अब अपमान लो, रोज राजपूत है वो अपमान कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेहमान नवाजी भी इसकी नहीं कर रहा है ढंग से, ध्यान रख लीजिएगा। सारे लोग यही कहते हैं कोई ले बेटी को बेच के राज्य करने वाला राजा आ गया, यूं कह रहे,
ठीक है। तो इसने सोचा कि यार कुछ भी हो रेस्पेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट लाए कैसे वापस? बेटी थी, उससे उसकी शादी करवा दी है फारूक सियर से, मुस्ले से शादी करवा दी है, ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये मुस्लों का विवाह आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं मुगलों का विवाह आ गया, यूं कह रहे हैं, ठीक है। और अपन को रेस्पेक्ट लानी है। अच्छा तुम बताओ रेस्पेक्ट वापस कैसे लाए? अरे रेस्पेक्ट चाहिए, अब भाई इज्जत मांगता है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा, राज्य वाज्य बात की बात है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राज्य नहीं था उतने दिन, लग रहा था कि अपन को भी राज्य चाहिए, लेकिन अब नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि अपन को सिर्फ और सिर्फ इज्जत चाहिए। उपाय क्या हो सकता है? अरे आपकी नजर में क्या उपाय? फास्ट आंसर दो यार, सोच के बताओ, 2 मिनट में बताओ। चलो 2 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम है। अब लग रहा है कि अपन को इज्जत कमानी है और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बेटी है उसकी शादी करवाई है फारूक सियर से। उपाय क्या हो सकता है आपकी नजर में? अरे जोर से बोलो, थोड़ा थोड़ा, राइट ही आंसर आएंगे। युद्ध करके स्वतंत्र हो जाए। युद्ध करके स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। किससे युद्ध करे? फारूक सियर से युद्ध करे। नेक्स्ट आगे, स्वतंत्र हो जाए तो भी दिक्कत यही है, लोग अभी भी क्या कहेंगे उसको? अरे वही कहेंगे, मुस्लिमों का विवाह ये यूं ही कहेंगे, कोई ये थोड़ी कहेंगे कि अब ये हिंदू का विवाह हो गया, ये थोड़ी कहेंगे, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, लोग तो वही कहेंगे, ठीक है। अपने भी कोई लड़की भाग जाती है तो यही कहता है ये नहीं गई थी, कोई बाद में पत्नी बन जाती है तो भी यूं थोड़ी कहता है कि यार नहीं गई थी, ये थोड़ी कहते हैं, शादी करके आई है यूं थोड़ी कहते हैं। अपने वाले लोग तो यही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उपाय और क्या हो सकता है? भाई उसको यही पसंद है, मुझे मुस्लिमों का विवाह ही नहीं कहलवाना, कुछ भी हो। उपाय क्या? राइट, क्या उपाय है? बेटी वापस ले आए। भाई उपाय यही है, मुझे मुस्लिमों का विवाह नहीं कहलवाना, तो बेटी को वापस लाना होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि बेटी को वापस लाने के लिए ऑप्शन है। क्या ऑप्शन होगा बेटी वापस आएगी? अरे बेटी को वापस लाना है, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसके 2 ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो वो कूटे कुतरों की तरह। कौन कूटे? फारूक सियर। किसको कूटे? इंद्र कुमरी को, ठीक है, कुतरों की तरफ कूटे और उसको वापस भगाए। ध्यान रख लीजिएगा, फारूक सियर कहता है ना मस्त है मेरी बड़ी, तो ध्यान रख लीजिएगा, मैं क्यों कूटूं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, ऐसी तो मुझे 7 जन्म तक नहीं मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा, तो मैं उसको क्यों कूटूं? मैं तो बिल्कुल नहीं कूटूंगा। यूं तलाक दे दो, यो तो तलाक मैं क्यों दूं भला? मैं तो इसके साथ बहुत खुश हूं और अगले 6 जन्म भी इसी के साथ रहना चाहता हूं, मेरी पत्नी है ये, मैं क्यों दूं? दूसरा ऑप्शन क्या है? अरे दूसरा ऑप्शन क्या है? अरे यार तुम ऑप्शन भी नहीं रखते हो, ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम ऑप्शन तो रखा करो ना। बेटी को वापस लानी है, वो तलाक नहीं दे रहा है, पहला ऑप्शन आपके पास खत्म है। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको वापस लानी है, वो पैक्ट है। भाई मुस्लिमों का जमाई कहलवाना ही नहीं है अपना, बिल्कुल नहीं, इज्जत अब कमानी है। उपाय क्या है? ये लो, तुमको पता ही नहीं पड़ रहा है अब तक। नेक्स्ट आगे, दूसरा उपाय यह है कि उसको मार डाला जाए। किसको मार डाला जाए? फारूक सियर को, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर आपकी वो प्रथा नहीं है, जोहर वाली प्रथा नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मुसलमानों में कोई जोहर नहीं होता, ठीक है। अगर वो मर जाता है तो नेक्स्ट आगे उसी दिन से जो खातून होती है वो किसी और से निकाह कर सकती है, ये सिस्टम होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर जोहर प्रथा है ही नहीं, क्योंकि वहां पर 7 जन्मों की प्रथा ही नहीं है, वहां पर एक ही जन्म की प्रथा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसने सोचा, अपने वाले ने, अजीत सिंह ने, कि इसको मार डालू। मैं किसको मार डालू? फारूक सियर को मार डालू, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, ये रोज का मारने का प्लान बना रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। मार नहीं पा रहा है, वो किसको नहीं मार पा रहा है? फारूक सियर को नहीं मार पा रहा है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, रोज का अपनी जो बेटी है उसको अपने प्लान में सम्मिलित कर रहा है, ठीक है, कि तू ये जब सोए तब जहर दे दे अचानक, ठीक है। अलग से ही कोई और नया प्लानिंग कर रहा है और उसको सम्मिलित कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि कुछ दिन तो ये इंद्र कुंवरी है वो भी नहीं दूंगी, ये मेरे वाले हैं, ठीक है। बाकी भी जितनी बातें होती है वो की, लेकिन धीरे धीरे कहा जाता कि इसने बहुत चढ़ाया, ठीक है, कि तू एक अकेली नहीं है, 99 और भी है, ठीक है, तेरे पास तो वो रहता भी नहीं है, वगैरह बहुत सारा चढ़ाया, तुझे तो पटरानी का भी दर्जा नहीं देता है। और धीरे धीरे कहा जाता है कि अगर एक इंसान को रोज आप भूसा भरते ही जाओ, उसके दिमाग में भूसा भरते ही जाओ कि ऐसा है वैसा है वैसा है, तो धीरे धीरे उसके मन में भी शंका हो जाती है। मानव मन की सीमाएं बहुत छोटी है, संक्षिप्त है।
उसके साथ जैसा भी एनवायरमेंट आप प्रयुक्त करोगे वैसा वैसा वो धीरे धीरे होता जाएगा। तो वही हुआ इंद्र कुंवरी के साथ भी। और इंद्र कुंवरी को भी एक दिन लगने लगा वास्तव में मेरे साथ धोखा किया है अगर किसी ने, तो वो इसी ने किया। किसने किया? भी आपके फर्रुखसियर ने किया। अगर वो मुझे चाहता था तो जब मैं शादी करके गई इसके बाद उसको नेक्स्ट शादी स्टॉप कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो तो रोज हर 2-3 महीने में एक नहीं लाता ही है, ठीक है, हर हमेशा यही इनका चलता रहता है। तो मतलब इनमें प्रेम व्रेम वगैरह कुछ है ही नहीं। और औरत को आसानी से अगर भड़काना है तो उसको प्रेम के खिलाफ भड़काइए, वो भड़क जाएगी। उसका नेचर ही प्रेम के लिए बना और किसी चीज के लिए बना ही नहीं है भगवान ने, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इंद्र कुंवरी भड़क गई। और इंद्र कुंवरी जैसे ही भड़क गई तो कहा जाता है कि उसने इस प्लान में सम्मिलित होने का संकल्प कर लिया कि हम मार डालेंगे। किसको मार डालेंगे? फर्रुखसियर को मार डालेंगे, ठीक है। एक दिन कहा जाता है चांदनी रात थी, अचानक ये गए और इंद्र कुंवरी ने गेट खोल दिया। अकेला सोया हुआ था उस दिन इंद्र कुंवरी के साथ में, वो फर्रुखसियर सोया हुआ था, ठीक है। महल है जहां पर राजा रानी सोते हैं, वहां पर अंगरक्षक ओरिजिनल रहेंगे नहीं। और दूसरा, जहां पर ये रानियां रहती थी वहां पर ये बॉडीगार्ड थे, वो सैनिक थे, वो रहते ही नहीं थे, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ दासियां रहती थी, ठीक है। बाकी मेन सैनिक थे वो कभी रहते ही नहीं थे। तो आसानी से पहुंच गए वो, इसके साथ पास में पहुंच गए। किसके पास में पहुंच गए? फर्रुखसियर के पास में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है पहले तो चिल्लाए नहीं, इसलिए मुंह बांध दिया इसका, मुंह में वो गोटा वोटा जो भी तकिए का होता है रुई निकाल के डाल दी, ठीक है। और कहा जाता है मुंह बांध दिया। और फिर कहा जाता है कि अजित सिंह बहुत उस दिन क्रूर बन बैठा। उसने कहा कि सारा जमाने ने मुझे तेरे लिए, तेरे पप्पा वगैरह जो भी थे खानदान वाले लोगों के लिए बहुत तड़पाया सालों। मैं राजवंश का व्यक्ति था, लेकिन मुझे गंदी नाली का पानी पीने के लिए तुमने मजबूर कर दिया। लगभग मंदिरों में मैं खाने के लिए विवश हुआ। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि एक सामान्य से लकड़हारे की जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता उसकी मैंने जिंदगी जी है, ठीक है। जब मैं बड़ा हुआ तो भी तुमने मेरा राज्य पापा का जो था वो भी तुमने मुझे नहीं दिया। और लास्ट में कहा जाता है अब भी मैंने तब राज्य दिया जब मैंने तुमसे मेरी बेटी की शादी करवाई, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उस दिन ये इतना ज्यादा पता नहीं क्रूर कैसे बन गया। कहा जाता है उसकी जब हत्या की, किसकी हत्या की? फर्रुखसियर की। तो सारी रात उसने पीन चुगोई। पीन का मतलब ले, दुख रहा है तेरे को, ले ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चिल्ला, अब चिल्ला के बता, देख मेरे को कितना दर्द हुआ होगा, तू समझता है इतना दर्द? यो करके फिर पीन चुगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि इतनी देर तक उसको टॉर्चर किया, कभी सिगरेट जलाकर उसको टॉर्चर किया, ये ऑथोराइज्ड है सारा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा टॉर्चर होकर मरने वाला अगर कोई शासक है तो वो फर्रुखसियर है। कौन सा? फर्रुखसियर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब सुबह होने आई तो उसकी बेटी ने कहा पापा आप छोड़ दो, ठीक है, जैसा भी था मेरा पति था। उसने कहा कि अब इसको एक बार में मृत्यु दंड दे दो यूं। तो कहा जाता है कि वो घसीटते घसीटते उसको महल की ऊपरी मंजिल पर ले गया। और महल की ऊपरी मंजिल पर ले जाने के बाद कहा जाता है सर नीचे करके उसको ऊपरी मंजिल से भाटों पर फेंका, ठीक है। और कहा जाता है कि मरा कि नहीं मरा वो देखो। जब मरा नहीं मरा हो तो सैनिकों ने कहा थोड़ी सी धड़कन है, तो कहा जाता है कि उसको वापस ऊपर लाओ, और वापस ऊपर ले गया और वापस सिर के बल पे नीचे फेंका, ठीक है। और इस तरह से बहुत क्रूर मौत दी वो आपके इस आदमी को दी। कौन सा आदमी को दी? फर्रुखसियर को दी। सुबह में जब उसकी लाश मिली, ठीक है, तो माथा था वो तो एकदम खरबूजे की तरह वधेरा हुआ था। अपने नारियल वधेरते उससे भी बुरा वधेरा हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो शरीर था उस पर गावों के निशान इतने थे कि ऐसे अपन कहते हैं महाराणा सांगा के तन पर 80 गाव थे, उसके तो पता नहीं 8000 थे पूरे पूरे, ध्यान रख लीजिएगा। इतना खतरनाक टॉर्चर किया हुआ था। और इस तरह से टॉर्चर किया हुआ था, सारे देखने वाले थे वो बहुत ज्यादा देर तक देखकर उसको सारों के आंखों में आंसू आ गए, सारे रोने लगे, कई सारे बेहोश हो गए, ठीक है। ऊपर से बार बार फेंकने से उसके अंग ही टूट गए थे कई सारे, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो इतना खतरनाक बेरहम मृत्यु दंड दिया वो इसी आदमी को दिया। कौन से आदमी को? फर्रुखसियर को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट शासक बनता है वो मोहम्मद शाह रंगीला बनता है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही वो शासक बना तो उसने पहले ही कहा कि मैं इसकी हत्या का बदला लूंगा। किसकी हत्या का? फर्रुखसियर की हत्या का बदला लूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं वापस आक्रमण करूंगा। किस पर आक्रमण करूंगा? अजित सिंह पर आक्रमण करूंगा। और उसने सबसे बड़ी विशाल सेना यहां पर भेजी, ठीक है। सबसे बड़ी सेना का मतलब आज तक की सबसे बड़ी सेना, पूरे हिंदुस्तान से सेना बुलवाई और उसको अजित सिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उस सेना को एक ही चीज कही कि जोधपुर पूरा खत्म होना चाहिए, ठीक है, अजित सिंह पूरा खत्म होना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट सबसे बड़ी बात कि अजित सिंह का जितना भी साम्राज्य है उसके
घर में जो भी लोग हैं, उसके परिवार में जो भी लोग हैं, उसके साम्राज्य में जितने भी लोग हैं, उतने सारे खत्म होने चाहिए। एक 6 महीने का बच्चा उसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो पहला ऐसा आक्रमण जो बहुत व्यापक तरीके से किया गया वो इसने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये पता लगा यहां पर अजीत सिंह को, ठीक है। अजीत सिंह ने कहा सेना तैयार करो, ठीक है। उसके 3 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम अभय सिंह का था, एक का नाम था राम और एक का नाम था बख्तावर सिंह। कौन कौन से नाम थे? अभय सिंह, राम और उधर से मोहम्मद शाह रंगीला क्या चाहता है? सबको खत्म करो, ठीक है। और जो भी अजीत सिंह से लगाव रखता है उसको तो विशेष तौर पर पहले खत्म करो, और केवल खत्म मत करना है बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में उसको काटना है, ठीक है। उसके तो पैरों की अंगुलियां तक अलग होनी चाहिए, हाथों की अंगुलियां तक अलग होनी चाहिए, इतना क्रूरतम तरीके से खत्म करना है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले डर किसको लगेगा? अजीत सिंह के अलावा उनके 3 बेटों को। 3 बेटों के नाम क्या? अभय सिंह, राम सिंह और बख्तावर सिंह। अजीत सिंह तो कहता कि मेरी उम्र हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सालों से हम लड़ेंगे और मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ठीक है। भले ही सेना नहीं है तो अकेले लड़ेंगे, यूं कह रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उन तीनों को डर ज्यादा लगा। किस किस को? अभय सिंह, राम सिंह और बख्तावर सिंह। तो ये दौड़े दौड़े गए संधि करने, सीधे सीधे किसके पास गए भाई? आपके मोहम्मद शाह रंगीला के पास में। माफ कर दो भाई, बाप की गलती है, उसको सब पर क्यों थोप रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें दंड देना है तो उसी एक को दो। किसको दो? अजीत सिंह को दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा मैं आक्रमण करूंगा, तब जोधपुर की सेना भी तो लड़ने के लिए आएगी, ठीक है। तो मैं उसको अकेले को कैसे दंड दे सकता हूं? कोई अकेला तो लड़ने के लिए नहीं आएगा, तुम भी लड़ने के लिए आओगे, ठीक है। तो मैं अकेले को क्यों दंड दूं? मैं सबको दंड दूंगा। तो वापस इन तीनों ने कहा कि अगर उसको अकेले को हम दंड दिलवाने में मदद करें तो तुम क्या अकेले को दंड देना चाहोगे? यूं तो उसने कहा नहीं, तुम दंड दो अकेले को, और मुझे बताओ कि तुमने किस तरह से उसको टॉर्चर किया। किसको टॉर्चर किया? अजीत सिंह को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके जो भी साथ साथ में है उसको भी तुमने किस तरह से टॉर्चर किया ये बताओ। उसके सामने सबसे प्यारी उसकी पत्नी है, उसको शहादत दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से कहा जाता है कि उसको टुकड़े टुकड़े में काटो, नष्ट करो। वो जिससे प्रेम करता है उसको नष्ट करो, काटो उसको, और मेरे पास वीडियो कॉल करो सीधी सीधी, मैं लाइव देखूंगा। क्या करूंगा? लाइव देखूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला लाइव देखने लगा। कहां पर बैठे बैठे? दिल्ली पर बैठे बैठे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहां पर टारगेट दिया कितने लोगों को? 3 लोग। कौन कौन से? अभय सिंह, बख्तावर सिंह, ठीक है। कहा जाता है तीनों आए, रात को सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है? अजीत सिंह सोया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि कल अपन भी आक्रमण करने चलेंगे यूं करके। और कहा जाता है अचानक अजय सिंह, ये अभय सिंह, राम सिंह और बख्तावर सिंह आए। बख्तावर सिंह ने हाथ में चाकू लिया और कहा जाता है सबसे पहले मारा, घायल किया। किसको घायल किया भाई? आपके अजीत सिंह को घायल किया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उधर से वो लाइव कॉन्फ्रेंस के कह रहा है कि पूरा नहीं मारना है। किसको नहीं मारना है? अजीत सिंह को नहीं मारना है, पहले इसको छोड़ो, ठीक है। इसकी कोई रानी को लाओ अच्छी, जो इसको पसंद कर रहा हो। अब पसंद करने वाली थी वो उनकी माई थी। किसकी माँ थी? अभय सिंह, राम और किसकी माँ थी? बख्तावर सिंह की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। माँ को तो मार नहीं सकते, बाप को तो फिर भी मार सकते ठीक है, मम्मी को मार नहीं सकते, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मम्मी को कैसे लाए? अभय सिंह ने सोचा, अभय सिंह तुरंत अंदर गया और कहा जाता है एक पड़दायत थी, पड़दायत का नाम गंगा था। कौन सी था? गंगा। पड़दायत का मतलब समझते हैं? जो दासी होती है एक्चुअल में, ठीक है। वो कहा जाता है कि आपके स्पेशली राजा की रखेल बन के रह जाती है, वैधानिक रानी नहीं होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी दासी जिसको पड़दायत कहा जाता है, जो रखेल बन के रह जाती है, मतलब राजा होता है वो उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन गहने वगैरह पहनने की उसको इजाजत नहीं होती है। उस गंगा नामक पड़दायत को लाया गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक तरह से उसको तैयार किया गया, या फिर तैयार नहीं किया गया, डायरेक्टली लाया गया, और कहा जाता है कि उसको शो किया गया कि ये सबसे अच्छी रानी है, सबसे प्रिय रानी है इसकी। और कहा जाता है उस गंगा का मर्डर किया गया वहां पर, इसी बख्तावर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? बख्तावर सिंह के द्वारा, ठीक है। उसने और कहा कि और भी इसकी रानियां वगैरह होगी, उनको भी लाओ और लाइव मारो मेरे सामने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी उन्होंने कहा, बख्तावर सिंह, राम और अभय सिंह ने, इसकी कोई रानी तो और प्रिय नहीं है, लेकिन इसको प्रिय बहुत सारे पशु पक्षी है। उसमें से कुछ हिरण है, कुछ चीते हैं, कुछ आपके स्पेशली मोर है,
कुछ आपके शेर हैं, ऐसे बहुत सारे जीव, बंदर है वगैरह है। कहा जाता है कि इन सबको भी पकड़ के उसने पूरा चिड़ियाघर बना रखा था अजीत सिंह ने, ठीक है, रोज उनके साथ रहता था। तो ऐसे सारे पक्षियों वगैरह को भी लाया गया और उनको भी उसी के सामने मारा गया। किसके सामने मारा गया? अजीत सिंह के सामने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में कहा जाता है लास्ट में बलि दी गई वो उसी अजीत सिंह की दी गई। किसकी दी गई? अजीत सिंह की दी गई, ठीक है। तो ये वही अजीत सिंह है जो कौन सा हंता कहलाएगा? अरे पितृहंता कहां से कहलाएगा? अजीत सिंह कौन सा हंता कहलाएगा? अच्छा, अजीत सिंह ने किसको मारा? दामाद को। किसको मारा? तो ये दामाद हंता है। कौन सा हंता? कुछ मात्र हंता होता है, कुछ पितृ हंता होता है, ये बड़ा अलग लेवल का पड़ा है। दामाद हंता साला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि आपके नेक्स्ट आगे बख्तावर सिंह जो था उसने चाकू मारा था। पूरा लाइव रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, ये पूरा प्रसारित किया वो उसने किया आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने, कि देखो मैंने यहाँ पर बैठे बैठे एक राजा को मरवा दिया ये, ठीक है। और बख्तावर सिंह ने चाकू मारा, ये सबको पता लग गया। तो कहा जाता है बख्तावर सिंह ने फिर खुद ही कहा कि यार मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि उसने दूसरे का नाम लिया। उसका नाम था अभय सिंह। कौन सा नाम था? अभय सिंह। उसको राजा बनाया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात यह है कि सारी प्लानिंग थी अजीत सिंह को मारने की, वो अभय सिंह की थी, ठीक है। लेकिन अभय सिंह खुद नहीं करता था, वो दूसरे को कहता था, ए छोटे इसको चक्कू मार, बराबर घटिया में मार इसके, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो उस राम को कहता था तू इसके हाथ पकड़, कंप्लीटली पकड़ और फिर उसको मार वगैरह, ये सारा करते थे, वो ये दोनों करते थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा, ऐसे कैसे हो गया हराम खोर। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, अगला ये राजा, उसका नाम है अभय सिंह। किसके अंतर्गत बना? अजीत सिंह। अजीत सिंह को मारा किसने? बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह भाई किसका? अभय सिंह का भाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अभय सिंह कहने वाला था कि तू बांगटा पकड़, बांगटा पकड़ने के लिए वो राम आया, ठीक है, इसका छोटा भाई है वो। और लास्ट में छोटे भाई को कहा तू चाकू मार, बरोबर चाकू मार, तो चाकू मारा, चाकू बख्तावर सिंह ने मारा, ठीक है। फिर कहा तुम दोनों ने बाप को मारा इसलिए सिंहासन पर नहीं बैठोगे, सिंहासन पर मैं बैठूंगा। कौन बैठेगा? अभय सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तुम दोनों मेरे असिस्टेंट हो, किसी को भी मारना पड़े, टपकाना पड़े, काम कर देना, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उन दोनों को असिस्टेंट बना दिया और नेक्स्ट आगे राजा बन गया। कौन सा राजा बन गया? अभय सिंह। बाप को मारा, मतलब जोधपुर की जनता है वो गवाही नहीं देगी, ठीक है, उनको राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसने सोचा कि मैं अच्छा सा कुछ काम देता हूँ, बहुत अच्छा काम देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। काम क्या दूं? तो कहा जाता है कि काम भाई पहले जमाने में क्या दे ऐसा कि भाई किले बनाओ या फिर महल बनाओ, जनता को रोजगार मिलेगा और वो सारा भूल जाएगी। तो उसने कहा जाता है कि एक महल बनाने का निश्चय किया। कौन सा महल? आबो हवा महल, ठीक है। आबो हवा महल का मतलब हवा आए ऐसा महल बनाने का निश्चय किया। ऐसा महल बनाने का निश्चय किया जो गर्मी में ठंडा रहे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा महल होता है वो लकड़ियों का बनता है। किसका बनता है? लकड़ियों का बनता है। तो उसने सोचा कि यार मैं एक महल बनाता हूँ जो लकड़ियों का बना होता है, ठंडा रहेगा। वैसे भी जोधपुर में तावड़ा ही बहुत ज्यादा पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, काले हो जाते हैं लोग, इतनी गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में ये सोच रहा है कि मैं एक महल बनाऊं। महल किसका बनाना? लकड़ियों का महल बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आसपास में ढूंढा गया कि साला लकड़ी है कहां पर ज्यादा। तो जोधपुर में एक गांव था जिसका नाम है खेजड़ली गांव। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि खेजड़ली गांव को सेलेक्ट किया गया। खेजड़ली गांव को इसलिए सेलेक्ट किया गया कि वहां पर आपके जो जाम्बोजी है उन्होंने पहले तपस्या की थी, लोग थे, उन्होंने जाम्बोजी की मूर्ति लगा दी और औरण बना दिया। औरण का मतलब वहां से कोई लकड़ी नहीं काटेगा, तो लकड़ियां बहुत ज्यादा थी। उस गांव को सेलेक्ट किया गया। वहां पर सारे लोग थे वो विष्णोई जाति के थे। जाम्बोजी का पंथ कौन सा? विष्णोई। और विष्णोई जाति का पहला ही नियम क्या? लकड़ियों को, हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हिरण वगैरह को नहीं मारना चाहिए, ऐसे उनके कुछ नियम है। एक वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। कौन से? नीले, वेरी गुड, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो कहा जाता है ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आबो हवा महल में गए और वहां पर बनाने के लिए लकड़ी काटने का निश्चय किया। एक ठेकेदार को बुलाया जिसका नाम था गिरधारी राम, वहां का सेनापति था, ठीक है। उसको बुलाया और कहा तुझे लकड़ियां काट के लानी है। गिरधारी राम वहां पर गया और गिरधारी राम वहां पर गया, कहा जाता है उन्होंने लकड़ियां काटनी शुरू की। और जैसे ही लकड़ियां काटनी शुरू की तो कहा जाता है कि विष्णु ही सारे लोग थे वो दौड़ के आ गए, कहा कि हम लकड़ी नहीं काटने देंगे। जैसे ही कहा कि हम लकड़ी नहीं काटने देंगे तो गिरधारी राम ने कहा कि कैसे नहीं काटने दोगे, मैं काट के रहूंगा, ठीक है। वो जो आपके लोग थे
थे विष्णुइयों के स्पेशली, उसमें एक आदमी था और उसने कहा जाता है कि राजपाल यादव बन गया कि काट के दिखा, तू कैसे काटता है, हम तुझे नहीं काटने देंगे यूं। वो गिरधारी राम कहता है कि मैं काट के रहूंगा, तू कैसे नहीं काटने देगा यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने कहा कि ए अमरती दौड़ अना रोकड़ा था उसकी पत्नी थी इमरती देवी, कौन सी थी, इमरती देवी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अमरती देवी भी पति की आज्ञा का पालन किया और चिपक गई, किससे जाके चिपक गई, पेड़ से जाके चिपक गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बोला अब काट के दिखा लकड़ी को, ठीक है। गिरधारी राम भी खड़ दिमागी था, ठीक है, उड़ा दिया, किसको उड़ा दिया, अमरता देवी को भी उड़ा दिया, पेड़ को भी उड़ा दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ले काट दिया यो, उसने कहा दूसरा काट के दिखा तो मैं देखूं। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था आंसू, क्या नाम था, आंसू, ठीक है। कहा जाता है कि उसको चिपकने के लिए कहा, मम्मी चिपकी थी, बलिदान दिया था, बलिदान की भावना वैसे भी ज्यादा होती है विष्णुइयों में वृक्षों के प्रति, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आंसू भी चिपक गई, उसको भी उड़ा दिया गया, ठीक है। तीसरी एक बेटी और थी छोटी जिसका नाम था रत्ना, क्या नाम था, उसको भी काट दिया गया गिरधारी राम ने, ठीक है। इसके बाद में चौथा एक बेटा और बचा जिसका नाम था जागू, क्या नाम था, जागू, उसको भी चिपकने को कहा, वो भी चिपक गया, तो कहा जाता है कि उसको भी काट दिया गया, ठीक है। एक ही घर से 4 सदस्यों का बलिदान हो गया, तो उसने फिर कहा जाता है वार बजाई, क्या रे इन्होंने काट दिया, सारे गांव वाले लोग दौड़ के आ गए और उसमें से 359 लोग और थे, बाकी कई भी सारे थे, वो सारे सारे पेड़ों से चिपक गए। वो गिरधारी राम भी हरामखोर, वो हर बार कहता अब काट के दिखा, तो साला काट ही देता हर बार, और ऐसी तरह 363 लोगों को काटा गया, कितने लोगों को, 363 लोगों को काटते काटते 363 पेड़ों को काटा गया, और इस तरह से भयंकर हत्याकांड हुआ जिसको कहा जाता है खेजड़ली गांव की घटना। कौन से गांव की घटना, खेजड़ली गांव की घटना, 21 सितंबर 1730 को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसी के उपलक्ष्य में आपका खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। तो ये जोधपुर की रियल घटना है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके समय हुई है, अभय सिंह के समय हुई है, ठीक है। ये कुछ नाम याद रखने, स्वामी विवेकानंद यहाँ से अगर गए हैं शिकागो, तो वो खेतड़ी का एक राजा जिसका नाम है अजित सिंह, उसने हेल्प की है। और यहाँ पर भी अ नाम वाला ही राजा है, उसका नाम कौन सा भी आपके, अभय सिंह, जिसमें एक बहुत व्यापक विनाशी घटना हुई है। आ नाम वाला राजा वहां पर भी था, आ नाम वाला राजा यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों के नेचर में ही बहुत ज्यादा अंतर है। और इसने बलिदान दिवस या खेजड़ली हत्याकांड को अंजाम दिया है। बाद में पता चला इसको, तो कहा जाता है वापस सेना वगैरह सारी बुला ली, और फिर कहा जाता है लकड़ियों पर काटने पर प्रतिबंध वापस लगा दिया, और कहा अब से लकड़ियों का कोई मैल नहीं बनेगा। ये किसने कहा, अभय सिंह ने कहा। पश्चाताप बहुत ज्यादा हुआ, ध्यान रख लीजिएगा कि यार मैंने 363 निहत्थे पुरुषों स्त्रियों वगैरह को कटवा दिया, और उसमें भी सबसे ज्यादा स्त्रियों को कटवाया, ध्यान रख लीजिएगा। पुरुष सारे हरामखोर निकले, ठीक है। वो सोच रहे थे कि स्त्रियों को देखकर इन सैनिकों को रहम आ जाएगा, और वास्तव में स्ट्रेटजी तो सही थी, ध्यान रख लीजिएगा। स्त्रियों पर आसानी से कोई वार नहीं करता है, तो स्त्रियों को उन्होंने आगे किया था, लेकिन वो हरामखोर ये गिरधारी राम था, वो बेकार था, ऐसा लगता है मुझे, लगता है कि पुरुष था ही नहीं, ठीक है। नहीं तो स्त्रियों को देखकर तो यार दया आ जाती है, लेकिन उसको आई ही नहीं, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है 363 स्त्री पुरुष वगैरह मारे गए, ठीक है। अब उससे बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, किसको पश्चाताप हुआ, अभय सिंह को। सोचा कि यार पश्चाताप का अंत करना पड़ेगा, या पश्चाताप का निवारण करना पड़ेगा, या फिर ये हत्या लगी है तो उसमें पिंडदान करना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, तो मुक्ति मिलेगी। पिंडदान करने कहां पर जाएंगे, अरे कोई ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या वगैरह लग जाती है तो फिर उसका अपराध का निवारण करना पड़ता है, फिर पूजा पाठ करानी पड़ती है बामण के पास में, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बामण या सबसे बड़े बामण कहां पर बैठते थे, पुष्कर में। कहां पर बैठते थे, पुष्कर में। तो नेक्स्ट आगे हत्या का निवारण करने के लिए पुष्कर जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, तो ये भी पुष्कर गया। कहां पर गया, पुष्कर। पिंडदान में सामान भी ले जाना पड़ता है, अगर ध्यान हो तो 2-4 किलो आटा ले जाना, गेहूं ले जाने पड़ते हैं, फिर चावल भी ले जाने पड़ते हैं, ऐसे कुछ चीजें ले जानी पड़ती है। तो कहा जाता है कि उसको पकड़ने के लिए इस कवि को रखा। नाम कौन सा भी आपके, कविया करणी दान, ध्यान रख लीजिएगा। और ये दोनों जाते हैं पुष्कर जाते हैं। कहां पर जाते हैं, पुष्कर जाते हैं। वहां पर जयपुर का राजा भी आता है, उसका नाम है सवाई जयसिंह। कौन सा राजा, सवाई जयसिंह। ये 1730 की घटना है। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई है। दोनों लगभग इक्वल घटनाएं। तो कहा जाता है कि सवाई जयसिंह घूमने के लिए आते हैं, और ये दोनों बैठे होते हैं। कौन कौन, सवाई जयसिंह उधर से, राजा के पास राजा ही बैठेगा, तो इधर राजा कौन सा भी आपके, अभय सिंह। दोनों के बीच में बातें हुई कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसने कहा कि कई सारे ऐसे स्त्री पुरुषों को काटा इसलिए आया हूँ। ये क्यों आया, तो ये भी ऐसे ही बोला कि भाई मेरे भी यहाँ पर एक हत्याकांड हो गया। हत्याकांड कुछ यूं हो गया कि मेरी एक बहन थी, सवाई जयसिंह की बहन का क्या नाम था,
अमर कुबरी। शादी किससे करवाई थी? बुद्ध सिंह से। बुद्ध सिंह था कहाँ का? बूंदी का था। कहाँ का था? बूंदी का था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसके बाद में सवाई जय सिंह की एक बेटी थी, नाम क्या था? कृष्ण कुबरी। और उसकी शादी किससे करवाई थी? दलेर सिंह से करवाई थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है उस बेटे की, जो अमर कुबरी का बेटा था, उसको बुद्ध सिंह ने मानने से इनकार कर दिया था। तब मैंने कहा जाता है कि उसका जो हत्या करवा दी है वो मैंने भी करवा दी है, और मैं भी यहाँ पर पाप धोने के लिए आया हूँ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में वो वहां पर दोनों मिलते हैं। इतने में ये परिचय करवाता है। किसका परिचय करवाता है? कविया करणीदान का। कौन परिचय करवाता है? अभय सिंह की ये हमारे कवि है, बहुत अच्छे कवि है, तुरंत रचना कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे ही रचना कर देते हैं, तुम तो सुनते ही रह जाओगे, इतने अच्छे कवि है। ठीक है, अपने दुख तो अलग है, वो तो अपन करते रहेंगे, यहाँ पर पिंडदान करना है तो कर देंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे कवि है। तो कहा जाता है सवाई जय सिंह ने इसको कहा, किसको कहा भाई? अपने कविया करणीदान को, कि कोई ऐसी मुझे एक लाइन बोल के सुना दो जिसमें इसका भी नाम हो। किसका नाम हो? अभय सिंह का भी नाम हो और मेरा भी नाम हो। किसका नाम हो? सवाई जय सिंह का भी नाम हो। ठीक है, दोनों का नाम आए ऐसा कोई एक दोहा सुना दे। अगर तूने सुना दिया तो मैं तुझे मान जाऊंगा तू वास्तव में अच्छा कवि है। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसने तुरंत दोहा बनाया। किसने दोहा बनाया भाई? आपके कविया करणीदान ने दोहा बनाया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और वो दोहा यूं बनाया, पंत जयपर और जोधा हुई पंथ थाप उताप, कुर में मारियो डीकरो कुद में मारियो बाप, यूं करके ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि जयपुर और जोधपुर दोनों में सेम टू सेम घटनाएं हुई है। ठीक है, सेम टू सेम घटनाएं ये हुई है कि जो सवाई जय सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, कुर्म वंश के हैं, उन्होंने तो डीकरो मतलब अपनी बहन के बेटे को मार दिया। ठीक है, और कुद में मारियो बाप, इसने किसको मारा था? अजीत सिंह को मारा था। ठीक है, कहा जाता है सवाई जय सिंह ने जैसे ये दोहा सुना उठ के वापस चले गए। ध्यान रख लीजिएगा कि अभी तक मैं समझ रहा था किसी को पता ही नहीं है कि मैंने मरवाया यूं। ठीक है, इसको साले को पता है यूं करके। कहा जाता है इसने भी डांटा, इसको कविया करणीदान को इसने भी डांटा, तू ऐसे कैसे दोहे बनाता इडियट, मैं राजा हूं यूं करके। ठीक है, कि फालतू काम का इंसल्ट करता है, खुद में मारियो बाप, खुद में मारियो बाप, ये क्या होता है? अरे मार दियो ऐसे थोड़ी होता है तू चिल्लाता फिर खुद में मारियो बाप यो करे, तो ऐसे मत करियो करके डाटा। किसको डाटा भाई? आपके कविया करणीदान को। बाद में कहा जाता है कि इसने एक दो फेमस पुस्तकें लिखी। एक का जो नाम था वो आपके ये था, नाम कौन सा भी आपके? सूरज प्रकाश। और एक और थी, वो रचना ये थी, और उसका एक नाम है बिड़द सिणगार, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं लिखी है वो इसी ने लिखी है। किसने लिखी है? कविया करणीदान ने लिखी है। ठीक है, उसमें से एक का नाम सूरज प्रकाश है और एक का जो नाम है वो बिड़द सिणगार है। अब सबसे बड़ा चीज जो आती है वो बिड़द सिणगार वाली आती है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये ग्रंथ कुछ एक दूसरे आदमी पर लिखा गया है। देखो, अभी तक कविया करणीदान है वो ऊट पटांग दोहे लिख रहा है, और ऊट पटांग दोहे अभय सिंह पर लिख रहा है, और वो उस ग्रंथ में लिखे, पहले वाले ग्रंथ में। पहले वाले ग्रंथ का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। अजीत सिंह की जितनी बुराई हो सकती है उसमें की गई है, अभय सिंह की, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि बाप को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया करके बुराइयां की गई है उसमें। तो कहा जाता है कि इसको दंड दिया, और कहा जाता है अच्छा ग्रंथ लिखने के लिए कहा। तो उसमें दूसरी स्टोरी इसने लिखी है, और उसका नाम बिड़द सिणगार है। कौन सा ग्रंथ है? बिड़द सिणगार। अच्छा, अभय सिंह के काल में ही नागौर में एक नई वो हुई थी देवी। एक तो मैन हुई है वो मीराबाई हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। एक हरनावा नागौर की ओर रहने वाली थी, नाम क्या था? अरे हरनावा नागौर की रहने वाली लोक देवी का नाम क्या था? नहीं पता? संत राणाबाई। क्या नाम था? राणाबाई। राणाबाई तो अक्सर आती भी है एग्जाम में कि कहाँ की रहने वाली थी? हरनावा नागौर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? हरनावा नागौर की रहने वाली थी। ठीक है, कौन सी देवी के रूप में जानी जाती है? भूतोवाड़ी देवी। कौन सी देवी? भूतोवाड़ी देवी। अगर भूत भगाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस कोई देवी हुई है तो वो यही हरनावा नागौर की रहने वाली है, संत राणाबाई है। कौन सी है? संत राणाबाई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत टेरीली बाई थी। ठीक है, और उसके आसपास जितने भी लोग थे
वो उसको भूत भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर ले जाते थे, ठीक है। बहुत खतरनाक, मतलब भूत भगाने वाले देवी, भूत भगाने वाला देवता, डाकनी भगाने वाला देवता वगैरह खतरनाक ही होते हैं। उनमें रहम नाम की चीज नहीं होती है। जैसे ही औरत पास में आती है चोटी पकड़ते पहले, ठीक है, और फिर पुट्टा फूटते करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जो इसका भूत होता है वो तो डर जाता, लेकिन दूसरे आसपास वाले भी डर जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि यार क्या मारती है यो करके। ऐसी बाई थी, उसका नाम है राना बाई। कौन सी बाई है? राना बाई। खतरनाक मारती थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके आसपास के गांवों में उसकी बहुत ज्यादा पहचान हो गई थी, और वो जोधपुर के एरिया में रहती थी, तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई थी वो राना बाई हो गई थी। कहा जाता है उसके पास में जो भी आता था उसको इनाम देती थी वो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अभय सिंह को किसी ने कहा तुम्हें युद्ध वगैरह जीतने हैं अगर किसी से, तो उसका आशीर्वाद ले आओ। किसका आशीर्वाद लिया? राणा बाई का। और वो कहा जाता है आशीर्वाद लेने गए थे, और जब आशीर्वाद लेने गए तब राणा बाई साणे थाप रही थी। क्या थाप रही थी? साणे थाप रही थी, ठीक है। और अभय सिंह बराबर गए, जल्दी में थे बेचारे, वेट करे इतना था नहीं, जल्दी में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में एक सरबुलंद अख्तर नामक शासक है, उस पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी राणा बाई तुम आशीर्वाद दे दो, ठीक है। वो साणे थाप रही है और वो कह रहा है आशीर्वाद दे दो, वो साणे थाप रही है और वो कह रहा है आशीर्वाद दे दो, ठीक है। और उसको क्रोध बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता कि उसने आशीर्वाद दिया था। किसका आशीर्वाद दिया था? साणे का, बराबर यहाँ पर दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सुदर्शन चक्र बनाया था एक तरह से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता वापस सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, अभय सिंह ने इसको समझ लिया था, वो आशीर्वाद समझ लिया था एक्चुअल में, कि वाह मुझे मिल गई नई मिसाइल, कौन सी? ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। छाती में ही बिठा के रखी है यो। और कहा जाता है कि वो वहां पर चले भी गए। कहां पर चले गए? गुजरात में चले गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब बाद में क्या थी, तोपे वगैरह उसने लगाई थी। किसने लगाई थी? सरबुलंद खान ने लगाई थी, ठीक है। आसपास तोपे वगैरह लगाई थी। और इधर से एक आदमी अकेला खड़ा है, वो अपना अभय सिंह खड़ा है। कौन सा खड़ा है? अभय सिंह खड़ा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेना वगैरह वो तोपों को देखते ही भाग गई थी अपने जोधपुर वाली। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है अभय सिंह ने बुशट खोला और दौड़े थे। किसके सामने दौड़े थे? तोपों के सामने दौड़े थे, सरबुलंद खा के सामने दौड़े थे वहां पर। संयोग ऐसा पता नहीं कैसे ये देवीय संयोग था कि राणा बाई का आशीर्वाद था कि एक्चुअल में ऐसा होना था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो कहा जाता है उसी दिन तोपे चलनी बंद होगी। किसकी चलनी बंद होगी? सरबुलंद खां की तोपे चलनी बंद होगी, ठीक है। और कहा गया कि सरबुलंद खां ने सोचा कि वास्तव में ये देशवीय पुरुष है, इसके यहाँ पर एक चक्र लगा हुआ जो दूर से काला काला दिखता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या जाने भाई साड़ा है या गोबर लगा है, ध्यान रख लीजिएगा, काला काला दिखता है। और इसमें इतनी असीम शक्ति है कि वो मेरी तोपों को भी लॉक कर रहा है, एक भी चल ही नहीं रही है। तो वो कहा जाता है तोप है वो भाग गया था, छोड़ के वहीं पर भाग गया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर कहा जाता है अपने अभय सिंह है वो वहां से तोप लाए थे, सारी थी, पड़ी थी, वो तोप इकट्ठा करके लाए थे। मेहरानगढ़ में जितनी भी तोपें रखी गई है, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खा, ऐसी तोपों के नाम सुनते होंगे आप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो सारी तोपें रखी गई है वो उसी सरबुलंद खां की है। किसकी है? सरबुलंद खां की है। तो वो राणा बाई का आशीर्वाद था कि सरबुलंद खां की जो तोपें वो लेकर आया अपन। कौन लेकर आए भाई? आपके अभय सिंह। और इसी पर एक ग्रंथ लिखा था, वो ये लिखा था, कौन सा लिखा था? बिड़द सिणगार। कौन सा ग्रंथ लिखा था? बिड़द सिणगार, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यही ग्रंथ है वो कविया करणीदार का है। तो ये दो काम हुए, एक तो खिजड़ी की घटना और एक ये बुलंद खां से आक्रमण, यही दो इनके काल में हुए। फर्स्ट लिख दीजिएगा अभय सिंह। मस्त लेडी थी। जोधपुर का अगला राजा कौन सा है? विजय सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक लेडी लिखवाई है, उसका नाम क्या है? गुलाब राय, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, आप जब भी राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो एक भी राजा में राजा बनने के लक्षण लगे? अरे एक भी राजा ऐसा लगा जिसमें राजा बनने के लक्षण हो? ये लो। अच्छा, ऐसा अच्छा राजा अभी तक पढ़े उनमें से अच्छा राजा तुमको कौन सा लगा? वास्तव में ये डंगा आदमी था। हाँ, कुंभा ठीक था, वास्तव में ठीक था। और
महाराणा प्रताप भी ठीक थे। और चंद्रसेन भी ठीक था, पका था इसलिए। चलो फिर भी ठीक था, कम से कम पका इसी, और तो कुछ नहीं किया। अच्छा दूसरा सांगा भी ठीक था, ठीक है। दूरदर्शिता की थोड़ी सी कमी थी लेकिन फिर भी ठीक था कि सामना किया। और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत तुम्हें ठीक लगा हो कि यार ये भी अच्छे काम किया है इस राज सिंह नवड़वा, अच्छा वो भी ठीक है, लड़ाकू था, ठीक है, लेकिन वो भी क्रोधी स्वभाव का था। सवाई जयसिंह थोड़ा ठीक था, जयपुर में निर्माण कार्य वगैरह करवाए, पैसे लाया, ठीक है, तो वो भी थोड़ा ठीक था। बाकी एक नंबर के नकटे राजा हुए सारे के सारे, एक भी ढंग का काम का राजा नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इनको सारों को इतिहास से हटा देना चाहिए, ठीक है भाई। इनको पढ़ाई क्यों रही है समझ में नहीं आता है, क्यों पढ़े अपन। अब विजय सिंह एक भाई को ले आया, उसको अपन क्यों पढ़े, लेकिन फालतू काम क्यों पढ़ा रहे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है विजय सिंह राजा बना, और राजा बना तो एक महिला को ले आया है, ठीक है। ये महिला भजन करने वाली है, भक्ति करने वाली है, प्रवचन देने वाली है, ठीक है, रोज के प्रवचन देती है जोधपुर में बैठकर। कहाँ पर बैठकर? जोधपुर में बैठकर प्रवचन देती है, और प्रवचन सुनने जाता है वो ये राजा सुनने जाता है। कौन सा राजा सुनने जाता है? विजय सिंह। कह रहा है कि देवी जी मन ही नहीं भरता है, ठीक है, आप 1 घंटा प्रवचन सुनाती हो तो, ठीक है, फिर बंद क्यों हो जाती है, तुम सुनाया करो मैं सुनता रहूं, ऐसी कंडीशन हो गई है। ये कहती है कि यहाँ पर तो मेरा 1 घंटे का ही प्रवचन है, थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा अगर ज्यादा प्रवचन सुनना है तो, और फिर नेक्स्ट आके खर्चा देना पड़ेगा, तो मैं प्रवचन आके तुम्हारे घर पे कर लूंगी, या फिर नेक्स्ट आके यहीं पर आके प्रवचन कर लूंगी। ये कहता खो मैं तैयार हूँ, सारा मैं जायदाद लूटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रवचन है वो मेरे दिल को छू जाते हैं, इसलिए तुम ज्यादा प्रवचन करती रहो। कौन करती रहो? गुलाब राय। कहा जाता है कि इसको अपने महल में ले आया। कहां पर ले आया? महल में ले आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कुछ दिनों तक तो कहा जाता है कि इसके लिए साज सुविधाएं वगैरह तैयार की है। ये बाबी है पूरी पूरी, ठीक है, गृहस्थ नहीं है एक्चुअल में, ध्यान रख लीजिएगा, पूरी कंप्लीटली ये बाबी है। चार्ज लेकर, जैसे आपकी वो नहीं आती है बाबियां बहुत सारी आती है टीवी पर, अच्छा जया किशोरी, वो भी बाबी है नहीं, हाँ ये जया किशोरी है, ऐसी है, गुलाब राय नाम है, जैसे ही है, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये उस समय की जया किशोरी है, बहुत अच्छे प्रवचन देती है, और सुनने जाता है वो ये आदमी जाता है। कहा जाता है धीरे धीरे संपत्ति आनी शुरू होगी। किसके पास संपत्ति आनी शुरू होगी? बाबा तब तक ही बाबा है जब तक उसके पास संपत्ति नहीं है, ठीक है, तब तक ही वो बात करेगा। मोह नहीं रखना चाहिए, पैसों का भी मोह नहीं रखना चाहिए, ये तो सब फालतू काम की चीजें हैं जो आपको मोह बाश में बांधती है। जीवन में मोक्ष पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यो जैसे ही उसके पास संपत्ति आती है, इसके बाद वो बाबा नहीं रह जाता है। जया किशोरी है, उसके बैग की कीमत क्या पता है आपको? नहीं पता। 3.5 लाख के ऐसे कुछ बैग की उसकी कीमत है, गुच्ची के बैग है, उसके चश्मों की कीमत इतनी है, फरारी कार है उसके पास में वगैरह सब है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो तो कहती है कि अगर कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो मैं चाहती हूँ वो पहला फोन मैं ही खरीदूं, भले ही हर दिन चेंज हो, हर दिन लॉन्च हो, वो मेरे पास आना चाहिए, यो कहती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कैसी ये है, धीरे धीरे इसको लगा कि यार असली सुख है वो ये सिर्फ फालतू काम की बकवास में नहीं है, मोह छोड़ देना चाहिए, वास्तव में नहीं है वाह, मोह रखिए, ज्यादा से ज्यादा रखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा असली सुख जो इंसान का होता है वो सुविधाओं में है। किसमें? सुविधाओं में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से बस में चढ़कर धक्के खाते जाओगे डूंगरपुर तक तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि स्कूटी चाहिए, या फालतू काम के ऐसे धक्के तो नहीं खाए जाएंगे। तो असली सुख हमेशा सुविधाओं में होता है। ये सब फालतू काम की बकवास होती है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मोह छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, ऐसी कोई चीजें नहीं है। हाँ 70 साल के 80 साल के हो जाओ, इसके बाद मैं तो कहता हूँ बॉडी का ही त्याग कर देना चाहिए ठीक है, वो बहुत बढ़िया बात होती है, उसमें कोई मोह नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में खत्म, झंझट, जीवन हो गया कंप्लीट। लेकिन जब तक जीवन है तब तक पूर्ण रूप से सुख सुविधाएं आनी चाहिए अपने पास में, ये कोशिश कीजिएगा। बाकी ऐसी फालतू काम की बातों में रहिएगा नहीं। हाँ सब कुछ प्राप्त कर लो, इसके बाद रखिएगा, पैसा अच्छा सा आ जाए, आपकी लाइफ एकदम स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, आराम से कारों में घूम रहे हो ऐसे हो जाओ, इसके बाद दूसरों को कहते रहिएगा, कोई मोह नहीं रखना चाहिए वो अच्छा रहता है, कहने में भी अच्छा लगता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कैसी ये लड़की है, नाम कौन सा है? गुलाब राय। इसको ऑफर मिला है, किसका ऑफर मिला? विजय सिंह का, राजा का ऑफर मिला, ध्यान रख लीजिएगा। वो राज दरबार में कथा करने के लिए आई है, और कथा करने के लिए जब आई है तो उसने देखा है कि यार रानियों के मजे, फालतू काम का मैं कह रही हूँ,
छोड़ना चाहिए, वो करना चाहिए। और जमीन पे लेट रही हूँ, रानियां सारी मखमली गद्दों पर लेट रही है, ठीक है। असली मजे वो रानियों के, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके भी मन में लालच आ जाता है, क्या बनने का, रानी बनने का। सामने ही बैठा होता है जिसको मूर्ख बनाया जा सकता है, किसको, विजय सिंह को आसानी से मना लेती है। कौन मना लेती है, गुलाब राय मना लेती है, ठीक है। और कहती है कि मैं तो एक साध्वी हूँ, तुम्हें प्रवचन बहुत अच्छे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा राज्य भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। और कहा जाता है कि इससे शादी कर लेती है, और फिर कहा जाता है कि इसका राज्य संभाल लेती है। किसका राज्य संभाल लेती है, विजय सिंह का राज्य संभाल लेती है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका धर्म जो होता है वो वैष्णव धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है, और वैष्णव धर्म का पहला नियम क्या है, पेड़ नहीं काटना है। दूसरा नियम क्या है, जीव हत्या नहीं करनी है, ठीक है। तो 2-3 नियम ये लागू कर देनी है। आज से कोई भी जुनपुर राज्य में पेड़ नहीं काटेगा। सारे लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ काटने ही किसको है, ठीक है, हम नहीं काटेंगे, यहाँ तक कोई बात नहीं होती है। दूसरा नियम क्या है, जीव हत्या नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दूसरा नियम लागू कर देती है कि आज से कोई पार्टी शार्टी नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा, कोई भी मटन वटन भी नहीं खाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर सबको ऐतराज हो जाता है। किसको ऐतराज होगा, राजपूतों को ऐतराज होगा। क्यों ऐतराज होगा, क्योंकि उनका तो मनुहार चलता है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही मेहमान आता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भैया, आपके मनुहार करनी पड़ती है, ठीक है। और मनुहार में पार्टी देनी पड़ती है, और पार्टी देनी पड़ती है उसमें जरूरी होता है नॉन वेज, ठीक है। या तो बकरा चाहिए या फिर मुर्गा चाहिए। सारे दरबारी होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। किससे नाराज हो जाते हैं, गुलाब राय से नाराज हो जाते हैं, ठीक है। यार ऐसा कैसा है, राजा कहता है जो ये कहती है वो सही है। कौन कहती है वो सही है, गुलाब राय। भाई ये तो संत है, सीधी ईश्वर से मिली हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सही है। और ऐसी कंडीशन में राजा है वो भी इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा देता है। अब जैसे ही प्रतिबंध लगा देता है तो नेक्स्ट आगे जो भी दरबारी, राजा ने कहा है मतलब दरबारियों को फॉलो करना आवश्यक है, तो जो भी दरबारी होते हैं वो छुपके छुपके पार्टी करते हैं। जब वो छुपके छुपके पार्टी करता है, बारी में से देखती है, वो ये देखती है, कौन देखती है, गुलाब राय। जैसे ही खुशबू आती है दौड़ते हुए पहुंच जाती है और देखती है, और सीधी इससे शिकायत करती है। किससे शिकायत करती है भैया, आपके विजय सिंह के। तो दो यहाँ पर दरबारी होते हैं, एक तो छत्र सिंह होता है और एक जेत्र सिंह होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है छत्र सिंह इस जेत्र सिंह के यहाँ पर मेहमान आता है, और जैसे ही मेहमान आता है तो कहा जाता है दोनों पार्टी कर रहे होते हैं, और उसी समय ये ताक जाग करके देख लेती है गुलाब राय, और सीधा इसको बता देती है। ये डायरेक्टली छत्र सिंह को बुलाता है और कहता है तुमने पार्टी की, अपने नियमों के खिलाफ है, तुमने पार्टी की कैसे। कहा जाता है छत्र सिंह तो माफी मांग लेता है और कहता है आज के बाद नहीं करूंगा, माँ की सौगंध, कसम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरे को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है भैया, आपके जेत्र सिंह को बुलाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि तूने तेरे घर पे पार्टी दी तो दी कैसे, जब मैंने ऑर्डर किया यूं, ठीक है। जेत्र सिंह को गुस्सा आ जाता है कि यार राजपूत है, पामड़ा आया, मान मनुहार नहीं करेंगे क्या। तो कहा जाता है कि इसको गाली देने लग जाता है। किसको गाली देने लग जाता है, विजय सिंह को। बहुत बड़ा दरबारी होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में गाली देता है कि ये रान जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे हम, क्या दूसरा खाएंगे भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। विजय सिंह को गुस्सा आ जाता है और विजय सिंह इस जेत्र सिंह को मृत्यु दंड दे देता है। किसको मृत्यु दंड दे देता है, सारे दरबार में ये बात फैल जाती है कि अब से यहाँ पर बिल्कुल जीव हत्या निषेध है और करनी ही नहीं है। यूं सारे दरबारी मान जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है, विजय सिंह का एक बेटा होता है, उसका नाम भीम सिंह होता है, और भीम सिंह को सबसे ज्यादा पसंद होता है वो नॉन वेज ही पसंद होता है। घर में कहीं बन नहीं रहा तो वो दोस्तों के घर पे जाता है, और एक दिन पता चलता है बनाकर खा लेता है। और ये पता चल जाता है इसको, किसको, गुलाब राय का रात को तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। बस एक ही काम है, डोको दे लो। बारी में से झांकना किसके यहाँ पर क्या बनाए हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसको पता लग जाता है कि भीम सिंह है, उसने ये किया। वो भीम सिंह से कहती है कल तुमने पार्टी की थी, मुझे पता लग गया, आज मैं जा रही हूँ। किसके पास जा रही हूँ भैया, आपके विजय सिंह, राजा के पास जा रही हूँ। और भीम सिंह को लगता है साली ये पहुंच गई, किसके पास पहुंच गई, तो वो हरामखोर है ही सही, इसी के पास में पूरा फंसा हुआ है और मुझे मृत्यु दंड दे देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जैसे ये कहती है कि मैं जा रही हूँ, तलवार निकालता है और टुकड़े कर देता है। किसके टुकड़े कर देता है भैया, आपके गुलाब राय के टुकड़े कर देता है, ठीक है। जैसे ही टुकड़े करता है तो वो भगवान तो मर जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। भगवान मर जाता है तो पागल हो जाता है राजा। कौन सा राजा, विजय सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ से निकल जाता है। कहा जाता है कि भीम सिंह ने कहा था कि ये जो अपने देवी माँ है जो यहाँ पर पधारी थी,
वो आज सुबह वृंदावन के लिए निकल गई है और मुझे कह रही थी कि मैं जल समाधि लूंगी, यूं कह रही थी। ध्यान रख लीजिएगा, विजय सिंह को कोई होश नहीं रहता है और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो यहाँ से निकल जाता है और सीधा वृंदावन के लिए निकल जाता है। कहा जाता है उधर ही भटकते हुए कहीं प्राण दे देता है। कौन दे देता है भैया? विजय सिंह। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कि एक तो पहली बार जोधपुर में जो जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, जीव हत्या में ज नाम वाली ने लगाया। जी नाम वाली कौन सी है? गुलाब राय। और इसी गुलाब राय को एक और शब्द कहा जाता है, वो इसका नमूना, अरे इसको नहीं, इसको तो जोधपुर की ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? और नूरजहां का पति कौन था? जहांगीर। तो इसको क्या कहा जाता है? जहांगीर का नमूना। क्या कहा जाता है? जहांगीर का नमूना। विजय सिंह को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा विजय सिंह।